गुड मॉर्निंग एवरीवन। विश यू अ वेरी हैप्पी मंडे। और जैसे कि आपको पता है कि अभी सावन का महीना भी चला हुआ है, सो मैं भोलेनाथ जी से ये एक प्रार्थना करता हूँ, मनोकामना करता हूँ कि आप सभी जो है आप सभी का आने वाला जीवन मंगलमय हो। आप सभी अपने लाइफ में खूब तरक्की करें, खूब कामयाबी मिले और आप सभी स्वस्थ रहें। आपको पता है कि मैंने आपसे कल एक बात बोली थी कि मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में जो है वो वीडियो बनाऊंगा, पर कल किसी कारणवश जो है वो मैं नहीं बना पाया था। मैं अपना बचा हुआ अधूरा काम जो मैं आज करूँगा। आज का जो मेरा बेसिकली जो लेक्चर है वो मैंने चेक बाउंस के ऊपर बनाया हुआ है। और चेक डिसऑनर जैसे हम बोलते हैं लीगल टर्म में, आम बोल चाल में वैसे लोग बोलते हैं कि भाई चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, पर लीगल टर्म में हम उसको बोलते हैं चेक डिसऑनर, डिसऑनरिंग ऑफ चेक। तो बेसिकली ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये 1881 का एक्ट है, आज़ादी से पहले का। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेसिकली एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जो है वो किसी पर्सन को जो है वो उसके पक्ष में एक अधिकार उसको दे देते हो कि वो जो जाके जो है वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है। नेगोशिएबल मतलब कि एक ऐसा जो डॉक्यूमेंट वो जो है ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल मतलब बोले तो कि ट्रांसफ़र वो हो सकता है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आप एक ऐसा अधिकार उस पर्सन को दे रहे हो कि वो जो पर्सन है उसके पास ये राइट है, वो जो है वो पैसा जो है वो निकाल सके। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं चेक डिसऑनर के ऊपर जो है बनाऊंगा। और आज का जो टॉपिक है वो मेरा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक जुडिशल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एकेडमिक्स में बेचारे पढ़ रहे हो, कोई वकील है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरे वकील भाई बंधुओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो चेक डिसऑनर का जो प्रोविज़न है वो चैप्टर 17 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है वो कवर किया गया है 138 से 147 सेक्शन तक। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जब भी चेक डिसऑनर का केस होता है तो चेक डिसऑनर के केस में सबसे पहले तीन पार्टियां होती हैं। एक होता है ड्रॉअर, दूसरा होता है ड्रॉई और तीसरा होता है पेई। ड्रॉअर मतलब वो पर्सन जो चेक जो है वो इशू करता है किसी पर्सन के वास्ते। ड्रॉई मतलब कि जहाँ पर जो है वो चेक जो है वो जो इशू हुआ है वो लगेगा, मतलब बैंक। ड्रॉई जो है वो बैंक होता है। और पेई मतलब कि जिसके फेवर में जो है वो चेक इशू किया है बंदे ने, जिसकी जो है वो लाइबिलिटी बनती है। बस मतलब कि जो पेई है, अब उसको जो है उसने एक चेक जो है वो दे दिया, तो मतलब वो पेई के पास वो अधिकार है कि वो जाए उसको जो है वो बैंक में लगाए और बैंक से जो है वो अपना पैसा ले। वो जो है वो पेई के पास जो है वो अधिकार है। ठीक है, कि वो चेक लगाए बैंक में जाके। तो बेसिकली क्या है कि वैसे यहाँ पर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में प्रोविजन में ये कहा गया है कि 6 मंथ्स का अधिकार है। जब आपको चेक मिलता है उसके बाद आप 6 महीने तक जो है वो चेक जो है वो बैंक में जाके लगा सकते हैं। पर अभी 2011 में एक गाइडलाइन आई थी, उसके बाद जो आरबीआई की, तो उसके बाद जो है वो इसको 3 महीना कर दिया। पहले 6 महीने था, हालांकि एक्ट में अभी भी 6 मंथ्स लिखा हुआ है, पर प्रैक्टिकली अगर आप उसको देखेंगे तो वो 3 मंथ्स है। ठीक है, अब 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपको जो चेक जो है वो लगाना पड़ेगा बैंक में। सो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो है कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कब एरोज होगा। तो कॉज ऑफ एक्शन आपका तब एरोज होगा कि मान लो जैसे कि आपने जो है वो चेक जो है वो लगाया और वो जो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। जो जब चेक डिसऑनर हो गया उसके बाद जो है आपके पास 30 दिन का टाइम है कि आप उस पर्सन को, मतलब कि ड्रॉवर को जो है वो आप 30 दिन का जो है वो लीगल नोटिस भेजें। और आप उसे 30 दिन के जो अंदर 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 जो है सॉरी वो आप जो है उसको लीगल नोटिस भेजें। और आप उसको ये बोले कि आप जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है मेरे को मेरा पैसा जो है वो वापस करें। मतलब बोले तो कि इसमें जो है 15 दिन का जो टाइम है वो
ड्रॉवर को जो है वो दिया जाएगा पेई द्वारा, कि लीगल नोटिस भेज के, कि वो जो है वो अपना जो है वो पैसा जो है उसका वो जो है वो वापस करे। तो इसमें जैसे ही वो 15 दिन ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद 16 दिन में ही उस कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एरोज हो जाएगा पेई के पास, कि वो जो है वो कंप्लेंट से जो है वो केस दायर कर सकता है अपने रकम वापसी के लिए उससे ड्रॉर से। ठीक है, तो इसमें जो है वो ध्यान में रखने लायक जो है वो ये बात है कि जिस दिन चेक डिसऑनर हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। उस लीगल नोटिस में आप जो है वो ड्रॉर को ये कहोगे कि आप जो है वो 15 दिन का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप मुझे मेरा पैसा वापस कीजिए, वरना जो है मुझे आपके खिलाफ मजबूरन जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है वो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब उसके बाद मैं आता हूँ कि ये जो केस है ये कहाँ लग सकेगा, मतलब कि कौन जो है इस केस को एंटरटेन कर सकेगा। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब सिटीज़ में होते हैं ये, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह हैं। वैसे हमारे यहाँ हिमाचल में और बाकी जगह जो है JMIC फर्स्ट क्लास जो है उसको ये पावर दी गई है कि वो जो है वो चेक बाउंस के जो केसेस हैं उसको वो एंटरटेन करे। ठीक है, उसको मतलब कि वही जो है वो आपके जो केस है वो JMIC फर्स्ट क्लास के पास जो है वो लगेगा। तो तो ये भी जो है वो ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद मैं आता हूँ कि ये जो केस है वो मतलब इसका क्या क्षेत्र अधिकार है, मतलब बोले तो कि ये केस जो है वो कहाँ पर मतलब कि कहाँ पर लगेगा, क्या वो ड्रॉर के क्या वो ड्रॉर के बैंक वहाँ लगेगा कि जहाँ ड्रॉर रिसाइड कर रहा है, या ये वहाँ लगेगा कि जहाँ जो है वो पेई रहता है, या जहाँ जो है वो एग्रीमेंट बना, या जहाँ कॉज ऑफ एक्शन जो है अरोज हुआ, या जहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट उनका बना था। तो इसके वास्ते क्या है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट केस आया था, वो है दशरथ रूप सिंह राठौड़ का, 2013 में आया था ये केस। इसमें क्या है कि ये कहा गया था कि जो ड्रॉर का बैंक है, तो ड्रॉर के जहाँ पे ड्रॉर का बैंक है वहीं पे जो है आपको जाके केस जो है वो दायर करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो है वो मुसीबत हो गई थी लोगों के लिए, क्योंकि मान लो जैसे सपोज कि मैंने मेरा जो है वो चेक बाउंस हो गया। ठीक है, मेरे को किसी ने चेक दिया, मैं गया यहाँ पे, मैंने धर्मशाला में मैंने लगाया मान लो, और वो चेक बाउंस हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि उस केस में ऐसा कहा गया था कि जहाँ पे वो पर्सन जो है वो ड्रॉई जो है वो ड्रॉर सॉरी जो रह रहा था वहाँ पर जाके मुझे जो है वो केस दायर करना पड़ेगा। तो पर अब ऐसा नहीं है, अब 2015 में उसके बाद अमेंडमेंट हुई और उसके बाद बोला कि जहाँ पे जो है वो पे रिसाइड कर रहा होगा, मतलब कि जो विक्टिम है मतलब जो पार्टी है वो रिसाइड कर रहा होगा, वो जो है वहाँ पर जो है वो कंप्लेंट जो है वो दायर की जाएगी। इस और इन मामलों में जो है वो कंप्लेंट दायर होगा। ठीक है, वो भी जो कंप्लेंट है वो 30 दिन के अंदर आपको जो है वो दायर करना पड़ेगा JMIC फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाके, कि भाई जैसे मान लो 15 दिन जब ख़त्म हो गए आपके, उसके बाद जो है वो आपके पास 30 दिन का टाइम है, जो है वो आप जो है वो केस लगा सकते हैं, जाके अपना कंप्लेंट जो है वो दायर कर सकते हैं। ठीक है, वकील के माध्यम से। तो ये है ध्यान में रखने वाली बातें कुछ जो है। उसके बाद जो है अब मैं आता हूँ कि इसमें कि क्या सज़ा का क्या प्रावधान है। तो सज़ा का ये प्रावधान है इसमें 138 में, सेक्शन 138 में इसमें ये बताया गया है कि जो पर्सन है, ठीक है, अगर मान लो वो कन्विक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है उस पर्सन को जो है वो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है, और जो है वो जो अमाउंट जो बाउंस हुआ था उसका डबल जो है वो उस बंदे को पे करना पड़ेगा आपको। अगर आपका जो है वो चेक बाउंस हो गया है और आप जो है एक विक्टिम है, ठीक है, और आपको किसी ने जो है वो फर्जी जो है वो आपके साथ फर्जीवाड़ा किया हुआ है, और वो इंटेंशनली जो है वो आपको पैसा नहीं देना चाहता, तो इसमें उसको सज़ा 2 साल की सज़ा हो सकती है। और जो है इसमें जो है आपको ये न्यायालय ये हुक्म भी दे सकता है कि जो है जो अमाउंट आपका जो है वो बाउंस हुआ था उसका जो डबल अमाउंट है वो बंदा आपको देगा।
तो इसके लिए क्या है कि मुख्य तौर पर मतलब ये प्रैक्टिकली जो ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आपके पास जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट अगर होगा कि भाई इस फलाने फलाने चीज़ के वास्ते फलाने फलाने बंदे ने जो है मुझे चेक इशू किया था, और ये भी होना चाहिए कि आपने जो है उस बंदे को उसके बदले कोई कंसिडरेशन दिया हो, कंसिडरेशन दी हो या कोई सर्विसेज दिया हो। जैसे मान लो कि आप एक सीए हो, तो आपके और उस बंदे के बीच में आप क्या दोगे किसी को, आप सर्विसेज दोगे अगर आप सीए हो तो उसके बाद क्या है कि आपके पास उस सर्विसेज का एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास एक कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा उस चीज़ के रिगार्डिंग कि आपने काय के वास्ते जो है उसने आपको चेक इशू किया है और काय के वास्ते जो है आपने उस चेक को जो है बैंक में जाके लगाया, तो वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे ओरल एग्रीमेंट भी एडमिसिबल होता है कोर्ट में, पर अगर जो एविडेंस अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो हमेशा बेस्ट एविडेंस होता है। कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स हो, एक रिटन डॉक्यूमेंट हो कि हाँ भाई कि फ़लाने चीज़ के वास्ते जो है इसने मेरे को चेक इशू किया है, ठीक है, और वो चेक मेरा बाउंस हुआ है, तो भाई वो जो है फिर तो मतलब आप लगा लो कि और कि आपकी बल्ले बल्ले है और जो है केस जो है वो आपके पक्ष में है। क्योंकि बस बस बशर्ते ये है कि आप जो है वो सारे प्रोविज़न जो मैंने पीछे बताए आपको कि भाई आपको 30 दिन के अंदर जो है उसको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको 15 दिन टाइम देना पड़ेगा, 15 दिन के बाद आपका कॉज ऑफ एक्शन अरोज़ होगा, और जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अरोज़ हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाके जो है वो जो है अपना कंप्लेंट जो है वो दायर करना पड़ेगा। अगर आपने इतनी बात कर दी और आपके पास अगर रिटन में कोई डॉक्यूमेंट है तो रिटन मेरा यकीन मानिए कि ना जो केस जो है वो आपके फेवर में ही है, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स में इसके। तो अगर मैं इसके कुछ अमेंडमेंट्स की बात करूँ तो अभी 2018 में रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और उसमें जो है अब जो है मतलब अभी 2021 चला हुआ है, तो अभी ऐसा एक प्रावधान है कि जो 143A में जो है वो अमेंडमेंट हुआ है। तो अभी जो है वो ये भी है कि जो 20% जो अमाउंट है जो बाउंस हुआ था उसका 20% जो है वो जब प्रोसीडिंग आपकी चल रही है तो वो आपको 20% जो है वो इंटरिम जो रिलीफ भी है वो आपको अब मिल सकता है। 2018 से पहले ऐसा कोई प्रावधान था नहीं इस एक्ट में, पर अभी 2018 में अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद ये प्रावधान आया कि जो आपको जो आपका अमाउंट जो बाउंस हुआ है उसका जो 20% है वो जो है वो उस पर्सन को आपको देने का ऐसा जो हुक्म जो है वो न्यायालय दे सकती है। 143A में ये प्रोविज़न है, सेक्शन 143A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। सो इसके रिगार्डिंग अब ये भी है कि अगर मान लो किसी के कोई कन्विक्ट हो गया मान लो, तो इसमें ये भी है कि वो अपील में जा सकता है, ठीक है, सुपीरियर कोर्ट में वो अपील में जा सकता है। पर उसमें ये भी है कि अपील में जाने का भी अब ये है कि जैसे ये मान लो अगर जो उसको मतलब जो भी उसको एक सज़ा के तौर पर जो उसको एक अमाउंट बोला होगा कि भाई आपको देना है, जैसे मान लो सपोज़ कि उसको उसने आपको 1 लाख रुपए देने थे, ठीक है, 1 लाख का बाउंस हो गया चेक। तो 1 लाख का अगर मान लो चेक बाउंस हो गया और मान लो वहाँ से कोर्ट से ये हुक्म आता है कि भाई उसने आपको 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, और वो जो है वो अपील में चला गया है उसके अगेंस्ट, तो उसके तो 2 लाख का जो 20% है बोले तो जो भी होगा उसका 2 लाख का 20% जो है वो आपको देगा अपील में जाने से पहले। और अगर मान लो अपील उसके फेवर में चली जाती है और वो वहाँ से एक्विटल का चार्ज लेके मतलब बाइज्जत अगर वो बरी होता है तो आपको जो आपने पैसे उससे जो आपको 20% दिए थे वो सारा जो है एडवांस आपको उसको वापस करने पड़ेंगे। ये ऐसा प्रोविज़न है। और उसके बाद अब मैं कुछ और इसके बारे में बात करता हूँ कि ये जो है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब कि इसमें जो है वो राजीनामा हो सकता है, ठीक है। कंपाउंडेबल ऑफेंस जितने भी उसके रिगार्डिंग 320 CRPC में बताया होता है, और ये है कि ये जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब आप प्रोसीडिंग के टाइम पे भी आप जो है वो इसमें राजीनामा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये भी एक ध्यान देने वाली है कि कि राजीनामा भी कर सकते हैं, और दूसरी बात कि इसमें जो है वो समरी प्रोसीजर जो है वो आपका चलेगा।
समरी प्रोसीजर मतलब 260 टू 265 CRPC में उसके बारे में बताया है, तो इसमें जो है वो समरी प्रोसीजर चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरे लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कुछ भी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं जल्द।